नमस्कार दोस्तों, चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर, ट्रेडर एंड मेंटर। और एक ज़बरदस्त आज का टॉपिक लेके आए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। सबसे पहले कि ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर्स के लिए क्या गाइड हो सकता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बार बार बता देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में वॉलेटाइल मार्केट रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे सीख करके ही एंट्री करनी है। बिना सीखे या बहुत जल्दी आप इसमें पैसा कमाने के बारे में मत सोचें। सीखिए, प्रैक्टिस करिए, तब एंट्री करिए, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो सके। मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा क्या है, वोलेटाइल है। आपका बड़ा पैसा यहाँ पर नुकसान हो सकता है, इसलिए इस पे पैसा ज़्यादा बनता तो है लेकिन नुकसान भी उसी स्पीड में होता है। तो बहुत सारे भाई बहन लोग ये सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरिए तो पैसा बड़ा बनेगा, लेकिन ये भी तो सोचिए, उसका एक दूसरा एंगल भी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरिए तो लॉस बड़ा होगा। ये चीज़ अगर आप मैनेज कर ले गए तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी और आपकी जर्नी में बड़ा स्मूथ कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो आज का चैप्टर नंबर है 40। सबसे बड़ी बात, जो भाई बहन पिछले चैप्टर्स को नहीं पढ़े हैं उसे देखिए, पूरी सीरीज क्लियर करिए, तब फिर आप यहाँ आइए। तो आज का जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, जिसका नाम बन गया बिगनर्स गाइड, शुरुआत कैसे करें, ठीक है। हम नेचर ऑफ ट्रेडर्स को समझते हैं। हमें एक्शन लेना है नॉलेज के साथ और पेशेंस धरने के साथ। साथ में जब ये नॉलेज और पेशेंस दोनों होगा तो हमें अपने आप पे क्या होगा, बिलीव हो चुका होगा, और तब हमारे अंदर एक कंसिस्टेंसी की भावना आएगी। जिस कंसिस्टेंसी को अगर हम बरकरार रखते हैं तो हमें बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। प्लस डिसिप्लिन को कभी नहीं छोड़ना है, एक अच्छे ट्रेडर्स की निशानी होती है। ईगो नहीं करना है, बहुत जल्दी लालची नहीं बनना है, और आपको निर्भीक होकर के हम्बल प्रवृत्ति का बनना है। जब आप ईगो छोड़ देते हैं, लालच छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर एक ताकत आ जाती है, जिस ताकत के बूते आप अपने आप को कैसा बना सकते हैं, हिम्मती बना सकते हैं। जो ताकत आई है तो आपका कॉन्सेप्ट हम्बल प्रवृत्ति का बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए बार बार मैं बताता हूँ, इमोशन मैनेजमेंट के ये कुछ मंत्र हैं। इनको हर बार आपको याद दिलाने का केवल एक ही रीज़न है, जिसमें मैं 1-2 मिनट खर्च करता हूँ, आपका भी समय इसमें लेता हूँ, कि ताकि आप बिना किसी लगाव के, बिना किसी प्रॉब्लम के, आपका ये जो इमोशनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है आपके पावर में आ जाए, आपके पास आ जाए, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो कि क्या करती है, एनएससी और बीएससी को कंट्रोल करती है। एनएससी और बीएससी की एक गाइडलाइन को मेंटेन करती है। तो जो आपका एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। ये एक ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें बड़ी टॉप क्लास की कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है। जब कोई कंपनी एक इस स्टेज पे आ जाती है कि उसे कहीं ना कहीं अपना शेयर जारी करना है, तो वो सेबी के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करती है। सेबी उसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल करती है। फिर वो कंपनी एनएससी या बीएससी में रजिस्टर्ड होती है, या इन दोनों में भी रजिस्टर्ड हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है सेबी का, ये चीज़ आपने समझा। इसके बाद क्या है, आज थोड़ा सा कुछ एक काम की चीज़ बताते हैं जो मज़ेदार आपको लगेगी। डेरिवेटिव क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। मतलब जो भी, चाहे स्टॉक हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, चाहे करेंसी मार्केट हो, इनसे डेराइव्ड होकर के जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है, जो चीज़ें डेराइव होकर के आती हैं उसे हम डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं या डेरिवेटिव्स बोलते हैं। डेराइव्स का मतलब ये है कि जो चीज़ें जो है, आप यहाँ पे चाहे स्टॉक देख रहे हो, चाहे इंडेक्स देख रहे हो, उससे निर्धारित होकर के, उससे एक सीख लेकर के जो चीज़ डेरिवेटिव जो बनाती हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट आपको डेरिवेटिव मार्केट के अंदर लाता है। जो चीज़ डेराइव होकर के आए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ऑप्शन भी लिखा है, फ्यूचर भी लिखा है। अभी हम ऑप्शन की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर ऑप्शन के भी क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें आई हैं ऑप्शन में, 4 चीज़ें आपको यहाँ पे मेनली देखना है। स्टॉक,
और इंडेक्स, कमोडिटी और करेंसी। दोस्तों, स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक सारे नहीं, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि आखिरकार ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते कहाँ पर हैं, किस पे कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप स्टॉक पे जाइए और उस पे भी ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने या सेबी ने ऑथराइज्ड किया है कि आप इन ऐसे ऐसे स्टॉक्स पे क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर आता है बात इंडेक्स का। इंडेक्स क्या है? बहुत सारे स्टॉक, जो अच्छे स्टॉक होते हैं, उनको एक ही टोकरी में रख दिया जाता है और वो टोकरी का नाम रख देते हैं इंडेक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, निफ्टी 50 में 50 ऐसे स्टॉक रखे गए हैं जो कि बहुत अच्छे स्टॉक हैं, और जब भी हम उन्हें परचेज करेंगे तो पूरे के पूरे टोकरी को खरीदना पड़ेगा। एक लॉट होगी, एक टोकरी होगी, जिस टोकरी में 50 स्टॉक रखे हैं और वही 50 स्टॉक को हमें खरीदना होता है। अगर हम एक लॉट पूरी खरीदते हैं, एक टोकरी खरीदते हैं, तो उसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टॉक की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। और याद रखना है, इंडेक्स चाहे आप इस NSE का लें, चाहे आप BSE का लें, जिसका भी लेंगे, चाहे आप बैंक निफ्टी का लें, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, जो भी खरीदेंगे, तो जब एक पूरी लॉट की लॉट खरीदेंगे, वो सिंगल नहीं मिलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं क्या? इंडेक्स, या कुछ लोग इसे इंडाइसेस भी बोलते हैं, इंडाइसेस, ठीक है। ये टर्मोलॉजी हैं, ये याद रहना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं कमोडिटी मार्केट में। ये कौन सी मार्केट है? कमोडिटी मार्केट में जैसे आपने क्या किया, गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, कमोडिटी मार्केट का पार्ट होती हैं। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको खरीद सकते हैं। जब हम कमोडिटी मार्केट में आएंगे तो हमें इस प्रकार की चीज़ें, धातुएं हो गई अच्छी अच्छी जो भी है, इनको हम परचेज करते हैं, गैसेस हो गई, ठीक है। ये आपका क्या होता है? कमोडिटी मार्केट का पार्ट होता है। जब हम करेंसी मार्केट में आते हैं तो करेंसी मार्केट में क्या होता है कि ऑलरेडी आपका इंडियन का INR जिसको बोलते हैं, या आपने दूसरी करेंसी के साथ इसको, जिसको हम बेस करेंसी बोलते हैं, वह USD, मतलब आपका USD के साथ INR को जोड़ दिया गया, USD के साथ आपका GBP जोड़ दिया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, ठीक है, येन को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये जो आपका है करेंसी की ट्रेडिंग अगर हम करते हैं, इसकी भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को आपको ऐसे समझना था जो मैंने बताया। जैसे स्टॉक में अगर मैं बात करूं तो हमने मान के चला HDFC का स्टॉक ले लिया, HDFC का स्टॉक ले लिया, इस पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग चलेगा। इंडेक्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने निफ्टी 50 ले लिया, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सब क्या हैं? ये ग्रुप ऑफ स्टॉक हैं जो कि एक टोकरी में रख दिए गए हैं और इन्हें आपको खरीदना होता है, लेकिन पूरी की पूरी टोकरी ही लेनी होती है, एक स्टॉक इसमें नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे आपके नेचुरल गैसेस हो गई, प्लस अगर आप बात करते हैं तो आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत सारे हैं जो कि कम्युनिटी मार्केट का पार्ट हैं। हम जब इनको परचेज करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो हम इसकी भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है करेंसी, जैसे INR हो गया, इसके बाद इसी में जुड़ जाता है USD। तो मीन्स क्या है, इंडिया में USD INR वैलिड है, इसीलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सेम वही फ्यूचर के लिए भी होता है, चाहे वो एक्सचेंज में स्टॉक हो, चाहे इंडेक्स हो, कमोडिटी हो और करेंसी हो। तो हम फ्यूचर के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपका ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जान रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में समझें। 9:15 में ये मार्केट स्टार्ट होती है और 3:30 में ये मार्केट फिनिश हो जाती है। मतलब इसकी जो ड्यूरेशन है वो ये है। अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो भी सेम वही होता है, 9:15 और यहाँ पे 3:30 में ये मार्केट फिनिश हो जाती है। अब अगर हम चलते हैं आपके करेंसी मार्केट के बारे में, करेंसी मार्केट के बारे में चलते हैं या कम्युनिटी मार्केट के बारे में। ये आपका 9 बजे स्टार्ट हो जाती है और मार्केट में लगभग आप इसे अगर देखें तो ये 11 बजे रात तक, 11:30 बजे रात तक चलती रहती है, ठीक है। कमोडिटी की मार्केट,
करेंसी मार्केट पे जाते हैं तो ये 9:15 पे या 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और ऑलरेडी 4-5 बजे तक ये मार्केट रहती है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, इसकी टाइमिंग है। और बहुत सारे लोग कम्युनिटी मार्केट में इसलिए एंट्री करते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सुबह से जॉब रहती है, तो वो जब शाम को आते हैं तो 1 ट्रेड 2 ट्रेड वो शाम को बना पाते हैं। तो ऐसे में ये आपका टाइप ऑफ डेरिवेटिव होगा कि वो सारे स्टॉक या जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इनसे डेराइव्ड होकर के ये सारी चीज़ें आती हैं, इसीलिए इसे डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑप्शन है क्या। इसको हम थोड़ा सा सरल भाषा में समझेंगे। ऑप्शन क्या है, आप सारे लोगों को एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके दिखा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल है कि जैसे आपने क्या किया, एक इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस कराने वाले आप हो गए कस्टमर जिसको हम बायर कहते हैं, और जो कंपनी इंश्योरेंस बेच रही है वो हो गई सेलर। आप जब इंश्योरेंस कराते हो तो आपका एक छोटा सा प्रीमियम होता है जो आपको पे करना होता है। मान लेते हैं कि आपने एक बाइक का इंश्योरेंस कराया जिसमें आपने 1,000 रुपये पे कर दिया, जिसमें आप साल भर के लिए आपकी बाइक में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होगा तो आप उसका नुकसान किससे लेंगे, अपने जिस कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराया है। तो सेम आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी और आपका कस्टमर दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि मैं 1,000 रुपये दे रहा हूँ, मेरी बाइक में किसी प्रकार का यदि कोई नुकसान नहीं हुआ तो ये 1,000 रुपये आपका। लेकिन अगर आपने 1,000 रुपये में मेरी बाइक का कोई नुकसान हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी, आप उसके बदले में कितना अमाउंट मुझे देंगे ये तय होता है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में भी यही सेम होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इंश्योरेंस कंपनी का बताया। तो ध्यान दीजिए कैसे, जैसे 1,000 रुपये प्रति कस्टमर से लिया और मान लेते हैं उस कंपनी के ग्राहक टोटल 1,000 हो गए, तो 1,000 ग्राहक होने पे उनके साथ जो वैल्यू आई वो 10 लाख की आई। 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने इकट्ठा किए। ऐसा मानते हैं कि 10 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बाइक का एक्सीडेंट करा बैठे या बाय डिफ़ॉल्ट उनके साथ ये घटना घटित हो गई। तो 10 लोगों ने क्या किया, कंपनी ने उनको जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर कोई भी घटना आपके साथ होगी तो 1,000 के बदले 20,000 रुपये हम आपको भुगतान करेंगे। तो 1,000 लोगों में से 10 लोगों के साथ ये घटना हुई, मतलब 2 लाख रुपए मार्केट में क्या हुए, चले गए, और इंश्योरेंस कंपनी का जो अमाउंट बचा 10 लाख में वो कितना बचा, 8 लाख रुपए। 10 लाख रुपए टोटल आए थे, 2 लाख रुपए उसके क्या हुए, लोगों को बांटने में चले गए जिनका एक्सीडेंट हो गया था, और 8 लाख रुपए उसे प्रॉफिट हुआ। और इंश्योरेंस कंपनी इसी तरीके के प्रॉफिट से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करती है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो सेबी ने बताया है, देखिए सेबी ने ये बताया है कि 93% लोग लॉस करते हैं। कितने, 93% लॉस करते हैं, मात्र और मात्र 7% लोग प्रॉफिट में रहते हैं, ये लॉस करते हैं। तो जानते हैं क्यों, यही सेम इंश्योरेंस कंपनी के साथ तो हुआ। सारे के सारे जितने भी कस्टमर 1,000 हैं उनका सबका एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, उसका एक रेशियो होता है। तो उस रेशियो में उनकी हेल्प हो गई, जो 20,000 रुपये अपनी गाड़ी में नहीं लगा सकते थे, लेकिन बाकी लोग इसलिए सिक्योर हो गए कि उनका गया तो 1,000 रुपया, लेकिन अगर कुछ घटना घटित होती तो आता कितना, 20,000 रुपया। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी की तरीके से आपके यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट चलता है, ऑप्शन सेलर का और ऑप्शन बायर का। तो ऑप्शन सेलर जितने भी होते हैं इनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और ऑप्शनल जो आपके बायर होते हैं उनको कम प्रीमियम देना पड़ता है। अगर उनका नुकसान होगा तो कितना होगा, मात्र और मात्र 1,000 रुपये का, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो सिर्फ इतना होगा। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट में क्यों रहती हैं, क्योंकि इन्हें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। वो क्या फ़ायदा है आप समझिए, मैंने फिर आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1,000 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो सकता है, किसका, ऑप्शन के बायर का। लेकिन अगर ऑप्शन की कंपनी है उसका अगर कोई नुकसान बनता है तो सीधे सीधे 20,000 रुपये उसे भुगतान करना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल की तरीके से मैंने आपको समझाया, एज ए इंश्योरेंस कंपनी और एज ए कस्टमर।
अब आप ध्यान दीजिए, इसके और थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। ऑप्शन क्या है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी की तरह मैंने आपको जो समझाया है उसमें समझिए, ऑप्शन की एक तरफ सेलर हैं जो कि सेल करते हैं, और ऑप्शन के एक तरफ बायर हैं जो बाय करेंगे। या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के जो बायर हैं वो क्या करेंगे, हमेशा बाय करेंगे, क्योंकि सेलर बनने में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत आपको होगी। तो ऑप्शन के जो बायर हैं उनको क्या करना है, बाय ही करना है, या फिर चाहे वो नीचे की तरफ बाय करें और चाहे ऊपर की तरफ बाय करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन के बायर की मैं बात करूं तो हम यहां पे कॉल को बाय करेंगे, कॉल को बाय करेंगे तो ऊपर की तरफ बाय करेंगे, हमेशा कॉल ऊपर की तरफ बाय करेंगे। ठीक है, मार्केट जब हमेशा कौन से स्ट्रक्चर में रहेगा, अप के स्ट्रक्चर में रहेगा। लेकिन अगर हमें बाय करना है नीचे की तरफ, हमें अगर बाय करना है नीचे की तरफ, मतलब डाउन ट्रेंड अगर मार्केट बना रहा है, तो अगर हम ऑप्शन के बायर हैं तो हम क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। देखिए, चाहे हमने यहां भी बाय किया है, यहां भी बाय किया है, लेकिन क्या क्या बाय किया है, ऊपर की तरफ अगर बाय किया है तो उसे कॉल बाय बोलेंगे, और नीचे की तरफ अगर बाय किया है तो उसे पुट बाय करेंगे, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड बना रहा है। हमने यहां पर ये स्टेज देखी, मतलब कॉल बाय या पुट बाय। सेम इसी का उल्टा आ जाते हैं, अगर कोई ऑप्शन का सेलर है, ऑप्शन का सेलर है तो वो भी क्या करेगा, कॉल और पुट को बाय करेगा, कॉल और पुट को बाय करेगा, सॉरी सेल करेगा। ऑप्शन का सेलर है ना, तो ऑप्शन का सेलर हमेशा सेल करेगा, चाहे कॉल को सेल करे चाहे पुट को सेल करे। तो मतलब आपने यहां दिया कि कॉल को अगर वो सेल करता है तो उसका जो व्यू होगा वो नीचे की तरफ होगा, मार्केट डाउन अगर जा रहा है। अगर हम ऑप्शन के सेलर की तरीके से बात कर रहे हैं तो कॉल को सेल कर सकता है वो, या पुट को सेल कर सकता है, ये तो आपको कंफर्म है ना, कॉल को सेट करेगा या फिर पुट को सेल करेगा। लेकिन उसका जो व्यू है अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, कॉल को सेल कर रहा है। अगर उसका व्यू ऊपर की तरफ है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका जो टर्म होगा वो पुट को सेल करेगा। जस्ट एक दूसरे के उल्टा है, जस्ट एक दूसरे के उल्टा है। तो ध्यान दीजिए, इसका मैच इससे रहेगा, इसका मैच इससे रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दूँ और यहाँ पे भी इज इक्वल टू लगा दूँ तो अब आपको और आसानी से समझना है। मतलब अगर मैं बायर हूँ, मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय करूँगा, और सेलर का व्यू है कि वो मार्केट नीचे जाएगा तो वो कॉल को सेल करेगा। सेलर हमेशा याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन आते हैं, मैं उसको फिर से समझा देता हूँ बहुत ही इजी भाषा में। ठीक है, बहुत ही इजी भाषा में। अगर आप सेलर हो तो हमेशा सेल ही करोगे, और अगर आप बायर हो तो हमेशा बाय ही करो। पहले तो ये तय कर लो कि हम हैं क्या। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप सेलर की श्रेणी में आ जाओ, कम पैसा होता है क्योंकि यहाँ पे कम पैसा देना पड़ता है तो यहाँ पर आप ज़्यादातर मोस्टली लोग बायर की कंडीशन में आ जाते हैं, रिटेलर्स हो गए या जो भी ट्रेडर है। तो अगर मैं बायर हूँ तो मैं क्या करूँगा, कॉल बाय करूँगा या पुट बाय करूँगा, लेकिन करूँगा दोनों कंडीशन में बाय। और अगर मैं सेलर हूँ तो मैं सेल करूँगा किसी भी कंडीशन में, चाहे ऊपर जाए मार्केट चाहे नीचे जाए, लेकिन मैं सेलर ही तो सेल ही करूँगा। क्या सेल करूँगा, कॉल और पुट, ये इस दो चीज़ें सेल करने के लिए, या तो कॉल सेल करूंगा या तो पुट सेल करूंगा। अब आपने यहाँ पे दोनों को बराबर में कैसे लिया वो समझिएगा। अगर आप बायर हैं तो आप कॉल बाय करेंगे, और अगर मैं सेलर हूँ तो मैं कॉल सेल करूंगा। तो दोनों को उल्टा देखिए, एक का तीर ऊपर को जा रहा है तो दूसरे का नीचे को जा रहा है। अब नीचे आ जाइए, अगर मैं बायर हूँ तो अगर मुझे नीचे की तरफ लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं क्या करूँगा, पुट को बाय करूँगा, पुट को बाय करूँगा नीचे की तरफ जा रहा है तो। और अगर मैं सेलर हूँ तो मैं क्या करूंगा, पुट को सेल करूंगा, लेकिन मेरा व्यू क्या रहेगा, इस बार ऊपर को रहेगा। बस इतनी सी चीज़ को समझना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके 4 चांद लगने वाले हैं। बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया। ठीक है, पहले तो तय करो कि आप सेलर हो या बायर हो। बायर हो तो सिर्फ बाय करोगे, चाहे कॉल बाय करो चाहे पुट बाय करो। और अगर आप सेलर हो तो पुट बाय करो, चाहे कॉल बाय वो पुट सेल करो चाहे कॉल सेल करो, आप सेलर ही रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेलर और बायर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिखी गई हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है, वही चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में लिख दिया गया है। जिसका व्यू होगा कि मार्केट नीचे की, सॉरी ये तो मैंने कॉल सेलर की तरफ हो गया ना, मैं पहले बायर के बारे में बता दूं क्योंकि आप लोग मोस्टली पहले बायर ही बनोगे, है ना। तो जो व्यक्ति सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जो व्यक्ति सोचता है कि ऊपर जाएगा तो कॉल बाय कर, कॉल बायर। अब देखिए वहाँ पर आपने कॉल बाय किया, लेकिन आपको क्या कहा गया ये समझना है
क्या कहा गया आपको कि कॉल बायर हो आप, कॉल के बायर। अब कॉल बायर आयर सब छोड़ो, सिंपली ध्यान देखो, आप कॉल बाय कर रहे हो बस। अगर मार्केट को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, आप बायर हो, तो आप क्या करोगे, पुट बाय करोगे, तो आपको पुट बायर नाम रख दिया गया। इसमें कौन सी बड़ी लॉजिक की बात है। बशर्ते यहाँ एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, बायर को सिर्फ डायरेक्शन का फायदा हो। अगर मार्केट आपकी तरफ गड़ा, जो आपने सोचा उसी तरफ को मार्केट गया, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। क्या होगा, आपको उसका फायदा मिलता है। और टाइम डिके, अगर मार्केट आपकी दिशा में ना जा करके साइडवेज रह गया, जितनी देर तक मार्केट रुका रहेगा, तो वहां पर आपको टाइम डिके का नुकसान होगा, जिसे बोलते हैं कि आगे पढ़ेंगे थीटा डिके, टाइम डिके का नुकसान। मतलब मार्केट अगर बीच में रुक भी जाएगा ना, तो ये सबसे बड़ी कमाई है सेलर की, सबसे बड़ी कमाई सेलर की है। क्या, अगर मार्केट रुक गया या साइडवेज हो गया 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, तो जितने दिन वो मार्केट वहीं रुका रहेगा, आसपास घूमता रहेगा, तो आपका जो प्रीमियम है वो घटता जाएगा, घटता जाएगा। और मंथ या वीकली जो इसकी क्या है, आपकी आती है एक्सपायरी की डेट, वहाँ पे ये 0 हो जाता है और ये सारा पैसा सेलर के खाते में आ जाता है। बस यही एक कमी है इंश्योरेंस कंपनी में। और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी में जब तक पूरा का पूरा साल भर नहीं पूरा हो जाएगा, अगर साल भर में अगर 5 घंटे भी बचे हैं, मतलब आज लास्ट दिन है और आज एक्सीडेंट उस बाइक का हो जाता है, तो आपको क्या होगा, आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में प्रत्येक दिन, जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया है, जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया है, उस दिन में से जितने दिन निकल चुके हैं, उसमें प्रीमियम आपका धीरे धीरे घटता जाएगा, घटता जाएगा, और एक्सपायरी के दिन ये 0 हो जाता है। बस केवल इतना सा डिफरेंस है। बस कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से ये इंस्पायर होकर के शायद ये बनाया गया है। तो दोस्तों, बायर को डायरेक्शन में अगर जाता है, तो डायरेक्शन में उसको गया तो प्रॉफिट होगा, जितना गया बढ़िया प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो रुक गया, कहीं पे कंसोलिडेशन के फॉर्मेट में आ गया, कहीं पे साइडवेज मार्केट वहीं घूम रहा है, तो ऐसी कंडीशन में टाइम डिके का बायर को नुकसान होता है, पहली चीज। दूसरा, लिमिटेड रिस्क है, मतलब अगर आपका 1000 रुपये लगा है तो 1000 रुपये ही जाएगा, लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट। अगर मार्केट ने हैवी रैली बना दी और ऊपर चला गया और आपने अपना कट नहीं किया, तो आपको वहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इस साइड आ जाइए, थोड़ा सा समझिएगा, जिसका व्यू होगा कि मार्केट नीचे जाएगा और एक खास लेवल से ऊपर नहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट का व्यू नीचे की तरफ है और आप ऑप्शन के सेलर हो, तो आप क्या बोलेंगे कि आपने कॉल को सेल किया है, कॉल सेल हुआ है। सेल तो दो, देखो सेलर है ना, तो सेलर का काम ही क्या है, सेल ही करेगा, चाहे कॉल और चाहे पुट। लेकिन अगर नीचे का व्यू है उस सेलर का, तो उसे बोलते हैं कॉल सेल हुआ है और उसको कॉल सेलर बोलते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू ऐसा है कि आप हो तो सेलर, लेकिन मार्केट आपको लगता है ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसे बोलेंगे कि आपने पुट को सेल किया है और यहाँ पर खास लेवल से मार्केट नीचे नहीं जाता है, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है। जो लेवल आपने देखा उस लेवल से ऊपर जाता है, तो मार्केट में आप पुट को सेल करते हो, ठीक है। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे सेलर को डायरेक्शन का भी फायदा होता है। अगर आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट उसके बदले नीचे को आ रहा है, तो सेलर क्या करेगा, उसका भी फायदा उठाएगा। देखिए, डायरेक्शन का फायदा इसको भी हुआ और डायरेक्शन का फायदा इसको भी हुआ, दोनों को कंपेयर करके देखना है, तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। भाई मैंने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जा रहा है, तो मुझे फायदा होगा, चाहे वो सेलर हो चाहे बायर हो। अगर आपने ऊपर की तरफ सोचा, मार्केट ऊपर गया, तो आपका फायदा। अगर सेलर ने नीचे की तरफ सोचा कि नीचे जाएगा, तो नीचे का फायदा उसको दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि इसको एक फायदा और मिलता है जहां पर आपको नुकसान हुआ है। देखिए, दोनों जगह
जो दोनों को जिस डायरेक्शन पे आपने सोचा था मार्केट उस डायरेक्शन को गया तो आपको फायदा हुआ, चाहे आप सेलर हो चाहे बायर हो। लेकिन एक प्रॉफिट यहाँ पर और है कि आपको टाइम डीके का भी फायदा होता है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन के फॉर्मेट में आ गया, एक जगह कहीं ना कहीं अपनी उसी रेखा में चल रहा है, तो आपको क्या होगा, उन सेलर को टाइम डीके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका भी फायदा होगा। और यही फायदा सबसे बड़ा फायदा होता है ऑप्शन के सेलर का। वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इंश्योरेंस कंपनी में अगर आज का दिन लास्ट डेट है, आज एक्सपायर हो जाएगा आपका वो बीमा की पॉलिसी, तो आपको आज अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो 1000 रुपये आपको भुगतान करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर दिन बाय दिन आपका अगर मार्केट वहीं रुका है तो आपको वो प्रीमियम जितना आपने जमा किया था उसका पार्ट धीरे धीरे छटना चालू हो जाता है। और ऑप्शन के लास्ट दिन, जिस दिन एक्सपायरी होती है, उस दिन तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अमाउंट हो। और इसी का फायदा किसको मिलता है, सेलर को मिलता है, जिसे बोलते हैं टाइम डीके। इसके बाद अनलिमिटेड रिस्क है। अगर मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो बायर को तो बहुत बढ़िया फायदा ही फायदा है, क्योंकि उसने 1000 लगाया और मार्केट अगर 1000 गुना ऊपर चला गया तो उसको 2000 मिल जाएगा, या 100 गुना ऊपर चला गया तो उसको 100 रुपये मिल जाएगा, जितना भी उसका बनता होगा प्रीमियम उतना मिलेगा, डेल्टा की वैल्यू। लेकिन अनलिमिटेड रिस्क है आपको। लेकिन अगर लिमिटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना पाएंगे आप, जितना रुपया ऑप्शन में लगा, अगर 1000 उसने लगाया तो उससे ज़्यादा आप नहीं पा सकते, क्योंकि वो जब जीरो हो जाएगा तो क्या पाएंगे आप, जितना उसने पेमेंट लगाया है आप उतना ही तो उसका टाइम डीके के थ्रू वापस ले सकते हैं। उसका लॉस होगा तो मैक्सिमम 1000 का होगा। लेकिन आपका यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, अगर मार्केट ऊपर ज़्यादा चली गई तो उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, तो आपको अनलिमिटेड रिस्क के भी संभावना ज़्यादा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा आप जानते हैं, सेबी कहता है कि सारा का सारा जो है लोग जो नॉलेज नहीं लेते हैं वही लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इन सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और इनकी रोजी रोटी चलती है। तो कहीं ना कहीं जो 7% प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं और समझने के कारण ही क्या करते हैं, वो मार्केट में लॉस नहीं उठाते ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं हमें भरपाई तो करनी है ना। तो 10 में से एक व्यक्ति अगर प्रॉफिट भी कमा लिया, लेकिन 9 व्यक्तियों का हमारे पास क्या क्या आ गया, प्रीमियम आ गया, तो मालामाल तो इन्हीं को रहना है ना। ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट आप कर दीजिए। मैं बहुत सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी मस्त तरीके से आपको समझ में आएगी कि ताकि आपको घर में लगेगा कि वाह, जितना टफ लोग बताते थे वैसा है नहीं। बस केवल क्या होता है, किसी चीज़ को कितना ज़्यादा हाइक पे पहुँचाना है, वो सारी चीज़ें अलग मैटर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों बहनों जितने भी लोग हैं उनको सबको शेयर कर दीजिए, दोस्तों यारों को, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए अगर आपको ये चीज़ समझ में आई, अच्छा लगा। ऑप्शन ट्रेडिंग को इतने सरल तरीके से समझा रहा हूँ। और अगला जो चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, बेहतरीन टॉपिक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपके और 4 चांद लगने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।